नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 सालों से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की हालत काफी खराब चल रही है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जिसे मेन रीजन माना जाता है वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। कहा जा रहा है कि लोग आज के दिन सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चर देखने की जगह अपने घर पर ही बैठकर इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में देखना प्रेफर कर रहे हैं। इसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि इंटरेस्टिंग चीज ये है, शुरुआती दिनों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के आने से फिल्म प्रोड्यूसर्स को बहुत फायदा हुआ था। इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने कई करोड़ों खर्च किए थे फिल्मों को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। कई केसेस में 100 करोड़ रुपए तक दिए जाते थे। फिल्म के बजट से ज्यादा पैसे देते थे ये ओटीटी वाले कि हमारे प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म आ जाए। लेकिन अब इन्होंने फिल्मों को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। फिल्म प्रोड्यूसर्स को कहा जाता है कि पहले सिनेमा हॉल में फिल्म रिलीज करो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कितने पैसे दिए जाएं इस फिल्म के लिए। कई फिल्म प्रोड्यूसर्स जिन्होंने अपनी फिल्में ये सोचकर बनाई थी कि सीधा सिर्फ ओटीटी पर ही रिलीज करेंगे, उन्हें अब भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे कैसे हुआ ये सब? क्या है यहाँ पर बिजनेस मॉडल इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का? आइए आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। लॉन्च कर रहे हैं अपना ओटीटी ऐप SRK प्लस और मैं होस्ट करूंगा बिग बॉस ओटीटी फूड पे। तो क्या कारण है कि अक्षय कुमार उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी? हर हफ्ते नई मूवीज, नए शोज। Just wait a few weeks, I'm coming to your house. That is the error that according to me the film industry is doing. इंटरनेट नहीं था, लेकिन आज है और सही है कि इंटरनेट ने इसकी उपलब्धता की रफ्तार बढ़ा दी है। आपने कई बार सुना होगा कि जब लोग नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो वो ओटीटी शब्द का प्रयोग करते हैं। ओटीटी का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। लेकिन कभी आपने सोचकर देखा है कि एक्चुअली में इसका मतलब क्या है? ओवर द टॉप किस सेंस में? ये समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास समझना पड़ेगा टेलीविजन नेटवर्क्स का। 15 अगस्त साल 1982 ये वो दिन था जब हमारे देश की टेलीविजन इंडस्ट्री में एक नई रेवोल्यूशन आई, क्योंकि ये वो दिन था जब पहली बार दूरदर्शन चैनल को कलर में ब्रॉडकास्ट किया जाने लगा। वैसे तो टेलीविजन का इंट्रोडक्शन इंडिया में लेट 1950s में ही हो गया था, लेकिन इस पॉइंट को टर्निंग पॉइंट कंसीडर किया जाता है इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री का, क्योंकि दूरदर्शन को ब्रॉडकास्ट किया जाने लगा कलर में सैटेलाइट का इस्तेमाल करके, इनसैट 1A। इस सैटेलाइट की बात वैसे मैंने इसरो वाले वीडियो में भी करी थी, अगर आपको याद हो तो। इससे कुछ दशक फास्ट फॉरवर्ड करो तो अगला टर्निंग पॉइंट आया साल 2000 में, जब इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि देश में DTH सैटेलाइट टेलीविजन हो सकता है, डायरेक्ट टू होम सैटेलाइट टेलीविजन। इसी की मदद से ही साल 2003 में डिश टीवी पहली DTH फैसिलिटी थी। थोड़ा और विश करो, डिश करो। इससे पहले केबल टीवी के जरिए लोग टीवी देखते थे। केबल्स बिछाई जाती थी जो केबल्स आपके घर तक आती थी, जिससे आपका टेलीविजन चलता था। लेकिन सैटेलाइट टीवी का मतलब था कि आप अपने घर में ही एंटीना लगा सकते थे, जिससे सैटेलाइट सिग्नल्स आप रिसीव कर सकें। आपको याद होगा डिश लगाई जाती थी आपकी बैल्कनी पर या फिर घर की छत पर, और उस सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए घर पर टीवी के पास में एक सेट टॉप बॉक्स लगाना पड़ता था। वैसे आज के दिन भी कई लोग घर में इसी का ही इस्तेमाल करते हैं। इससे हुआ क्या कि लोगों के पास सडनली और चॉइस आ गई टीवी पर चैनल्स देखने की। ढेर सारे और वैरायटी के चैनल्स ऑफर किए जाने लगे। और कुछ साल अगर और फास्ट फॉरवर्ड करें तो इंट्रोडक्शन होती है दोस्तों वेब 2.0 की। सोशल मीडिया वेबसाइट्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली और साथ ही साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी उभर कर आने लगे। साल 2009 वो साल था जब नेटफ्लिक्स ने पार्टनरशिप करनी शुरू करी स्मार्ट टीवीज और गेमिंग कंसोल्स के साथ। अब इस समय पर नेटफ्लिक्स कोई नई कंपनी नहीं थी। नेटफ्लिक्स एक्चुअली में बहुत पुरानी कंपनी थी। इनफैक्ट गूगल से भी पुरानी कंपनी है नेटफ्लिक्स। इसकी शुरुआत साल 1997 में हुई थी रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ के द्वारा। शुरुआत में इसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिस पर लोग मूवी रेंटल्स कर सके इंटरनेट के जरिए। In today's busy world, going to the video store is a hassle. With Netflix, you just make a list of the movies you want to see, and you'll get your first DVDs in about 1 business day. साल 1998 में netflix.com एक वेबसाइट थी। अब इस वेबसाइट पर जाकर एक मंथली पेमेंट देकर अनलिमिटेड DVD रेंटल्स करवा सकते थे। मतलब जो फिल्में आपको देखनी है आप उनकी DVDs पर क्लिक करिए और ऑर्डर कराइए और आपके घर में डिलीवरी होगी इन DVDs की। लेकिन एक इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम जिसका नेटफ्लिक्स आज के दिन तक इस्तेमाल करता है, उसकी शुरुआत उसी जमाने में हो गई थी। साल 2000 में नेटफ्लिक्स ने पहली बार रिकमेंडेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। इनके सिस्टम ने नोट डाउन किया कि किस टाइप की फिल्में किस तरीके के लोगों को पसंद आ रही है और उनकी फिल्मों के चॉइसेस के बेसिस पर उन्हें और फिल्में रेकमेंड करनी शुरू करी। फिल्में रेकमेंड करने का मतलब DVD रेंट करने के लिए रेकमेंड करना शुरू किया। उस समय पर नेटफ्लिक्स के कंपटीशन में एक कंपनी थी ब्लॉकबस्टर नाम से। ये क्या किया करते थे, इनकी एक्चुअली में फिजिकल दुकानें होती थी। दुकानों पर ये CD DVDs बेचते थे, जहां पर लोग जाकर इन DVDs को रेंट कर सकते थे या खरीद सकते थे। नेटफ्लिक्स के पास एडवांटेज ये था
था कि वो ऑनलाइन डीवीडी का धंधा करने लग रहे थे। लोग ऑनलाइन ऑर्डर कराकर अपने घर पर ले सकते थे। ऊपर से नेटफ्लिक्स की एक मंथली सब्सक्रिप्शन सर्विस थी कि अगर आप मंथली पैसे देते रहोगे इन्हें तो आप अनलिमिटेड डीवीडीज रेंट करा सकते। जब तक ब्लॉकबस्टर ने रियलाइज किया कि ये कितना बढ़िया बिजनेस मॉडल था, वो लेट हो चुके थे। साल 2004 में जाकर ब्लॉकबस्टर ने अपना नेटफ्लिक्स की तरह एक ऑनलाइन डीवीडी रेंटल प्लेटफॉर्म शुरू किया, लेकिन 2006 तक नेटफ्लिक्स 6.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर पहुंच चुका था और ब्लॉकबस्टर की ऑनलाइन सर्विस सिर्फ 2 मिलियन पर थी। नेटफ्लिक्स अपनी इनोवेशन में हमेशा 2 कदम आगे था। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक नेटफ्लिक्स समझ गया था कि ये सीडी डीवीडी का धंधा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ये लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स आज के दिन तो ये सीडी डीवीडी इस्तेमाल करने लग रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड से ये इंप्रूव हो रहे हैं ज्यादा दिन तक ये चलेगा नहीं। इंटरनेट बड़ी तेजी से इंप्रूव हो रहा है। आने वाले टाइम में लोग प्रेफर करेंगे कि डीवीडी रेंट करने की जगह वो ऑनलाइन ही स्ट्रीम करके देख लें फिल्म को। इसलिए ऑलरेडी 2007 में नेटफ्लिक्स एक ऐसी सर्विस बनाना चाहता था जहां पर ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर लोग फिल्मों को स्ट्रीम कर सके। 2 साल बाद 2009 में इन्होंने टीवी कॉन्सोल्स के साथ डील करी और 2010 में जाकर इन्होंने बड़ी बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज के साथ डील करनी शुरू करी, जैसे कि सोनी, पैरामाउंट और डिज्नी। नेटफ्लिक्स ने इन बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को पैसे दिए कि अपनी फिल्में हमें बेच दो ताकि हम इन फिल्मों को अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर दिखा सकें। जुलाई 2010 कोइंसिडेंटली वही साल होता है जब नेटफ्लिक्स की कॉम्पिटिटर कंपनी ब्लॉकबस्टर बैंकरप्सी की फाइलिंग करती है। Video rental chain Blockbuster has filed for Chapter 11 bankruptcy protection. टाइम के साथ साथ तेजी से ना बदलने के कारण ब्लॉकबस्टर को $1 बिलियन के लॉसेस उठाने पड़ते हैं। उस साल 2010 में नेटफ्लिक्स की वैल्यूएशन थी अराउंड $24 मिलियन। आज के दिन नेटफ्लिक्स की वैल्यूएशन मानी जाती है $200 बिलियन से भी ज्यादा। ये कितना बड़ा अमाउंट है इसे इमेजिन करने के लिए आप ट्विटर से कंपेयर कर सकते हो। ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा गया तो उसकी वैल्यूएशन $44 बिलियन के आसपास समझो। तो नेटफ्लिक्स ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा वैल्यूएबल ट्विटर के कंपैरिजन में। 2011 के अराउंड नेटफ्लिक्स ने रियलाइज किया कि कब तक हम इन बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से फिल्में खरीदते रहेंगे। इन पर रिलाय करने की जगह थोड़े पैसे बचाए जाएं और क्यों ना हम खुद की फिल्में बनाना चालू कर दें। इसी रीजन से दोस्तों 2013 में नेटफ्लिक्स अपने ओरिजिनल टीवी सीरीज लॉन्च करता है। हाउस ऑफ कार्ड्स और ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक इनके पहले टीवी शोज में से होते हैं और ये इतने सक्सेसफुल निकलते हैं। नेटफ्लिक्स रियलाइज करता है कि अपने ओरिजिनल शोज बनाना एक्चुअली में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। हम हर तरीके की ऑडियंस को खुद से ही सेटिस्फाई कर सकते हैं, हर जॉनर में कंटेंट बनाकर बिना किसी बाहर के फिल्म का इंतजार करे। आज के दिन दोस्तों 3000 से ज्यादा ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा आपको नेटफ्लिक्स पर, जो कि एक्चुअली में आधे से भी ज्यादा है। 50.017% कंटेंट ओरिजिनल है नेटफ्लिक्स पर, बाकी प्रोडक्शन हाउसेस से खरीदा जाता है। वैसे आज के दिन को अगर आप केबल टीवी और डीटीएच वाले जमाने से कंपेयर करोगे तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। उस जमाने में हमें मिडिल मैन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था, आपका लोकल केबल टीवी वाला या फिर आपकी ये सेट टॉप बॉक्स वाली कंपनीज। आज के दिन आप डायरेक्टली फिल्मों को देख सकते हो इंटरनेट के जरिए सीधा वेबसाइट पर जाकर। क्योंकि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स डायरेक्टली व्यूअर तक पहुंच जाते हैं इसलिए इन्हें ओवर द टॉप कहा जाता है। ये ट्रेडिशनल मिडिल मैन के ऊपर से निकल गए, आप तक पहुंच गए। इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था रिलायंस एंटरटेनमेंट का बिग फ्लिक्स साल 2008 में। Does your TV give you over 500 of the latest blockbusters? लेकिन इसका मॉडल थोड़ा अलग था। ये एक वीडियो ऑन डिमांड सर्विस थी। जब आपको कोई फिल्म देखनी है आप उसे चुने और आप उसके लिए पे करें। इसे पे पर व्यू बिजनेस मॉडल कहा जाता है। तो सही मायनों में इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ 2013 के बाद ही देखने को मिली, जब जी ने अपना डिट्टो टीवी लॉन्च किया और सोनी लाइव को लॉन्च किया गया साल 2013 में। डिट्टो टीवी पर वो टीवी शोज आने लगे जो आमतौर पर टीवी पर दिखाए जाते थे, जैसे कि सोनी, स्टार, वाईकॉम्स और कलर्स जैसे चैनल्स पर। हॉटस्टार ने अपनी एंट्री मारी साल 2015 में, जिसे आज के दिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार बुलाया जाता है, और इसके अगले साल जनवरी 2016 में नेटफ्लिक्स की इंडिया में एंट्री होती है। कोइंसिडेंस की बात है 2016 में ही एक ऐसी चीज होती है जो इस पूरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल डालती है। मैं नोटबंदी की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस जियो की। We will be able to provide an abundance of high quality, high speed data and transform India from a high price data market to one with the lowest data rates anywhere in the world. जियो के आने से डेटा के रेट्स बहुत सस्ते हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी ऑडियंस मिल पाती है इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। अब और जनता एक्सेस कर सकती है इंटरनेट को
और इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे सस्ते में एक्चुअली में स्ट्रीम कर सकती है। यही कारण है कि आज के दिन 40 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में, और जाहिर सी बात है कि इन्हें काफी सक्सेस भी मिल रहा है। तो किस बिजनेस मॉडल पर ये सारे OTT प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली में काम करने लग रहे हैं, आइए समझते हैं। बेसिकली 2 तरीके होते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स के पास कंटेंट को एक्वायर करने के। पहला है कि किसी फिल्म के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे जाएं। अगर किसी और प्रोडक्शन हाउस ने कोई फिल्म बना रखी है, उसके स्ट्रीमिंग राइट्स कुछ पैसे देकर खरीदे जा सकते हैं और अपनी कंटेंट लाइब्रेरी में डाले जा सकते हैं। और दूसरा है सेल्फ प्रोडक्शन, फिल्मों की या वेब सीरीज की प्रोडक्शन खुद से करना, खुद के पैसे इन्वेस्ट करके। तो इस तरीके से आपके प्लेटफॉर्म पर फिल्में और टीवी शोज आ जाएंगे, लेकिन उनका इस्तेमाल करके अब पैसे कैसे कमाए जाए। OTT प्लेटफॉर्म्स के पास बेसिकली 4 तरीके हैं मोनेटाइजेशन के, जिन्हें 4 मोनेटाइजेशन के मॉडल्स बुला सकते हो। पहला है AVOD, एडवर्टाइजिंग वीडियो ऑन डिमांड मॉडल। इस मॉडल के तहत आप ये सारी फिल्में और टीवी शोज फ्री में देख सकते हो, लेकिन प्लेटफॉर्म पर आपको एड्स देखने को मिलेंगी या फिर बीच बीच में फिल्म के एड्स आएंगे। और अगर आपके पास एक बड़ी ऑडियंस है आपके प्लेटफॉर्म पे फिल्में देखने वाली, तो आप कंपनी से पैसे ले सकते हो ये एड्स दिखाने के। ये एक एंट्री लेवल मॉडल है। इसके जरिए OTT प्लेटफॉर्म से एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर उन्हें बुला सकते हैं, क्योंकि यूज करना बेसिकली फ्री है। इस मॉडल का सबसे बड़ा एग्जांपल खुद YouTube ही है, जिसके जरिए आप इस वीडियो को देखने लग रहे हो। इसके अलावा MX प्लेयर भी AVOD मॉडल का इस्तेमाल करता था अंटिल रिसेंटली, जब तक उन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन ऑप्शन नहीं ऐड कर दिया MX गोल्ड के जरिए। तो दूसरा मॉडल है यहाँ पर SVOD, सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड। अगर लोगों को आपके प्लेटफॉर्म पर कुछ देखना है तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन फीस पे करनी पड़ेगी। ये आमतौर पर एक मंथली फीस होती है, और जो प्लेटफॉर्म्स वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, जाने माने हैं, वही इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स को लोग ज्यादा जानते नहीं है, कभी नाम सुना नहीं, उनके लिए पे क्यों करेंगे। AVOD मॉडल ज्यादा पॉपुलर है SVOD के कंपैरिजन में। जो ग्लोबल OTT रेवेन्यू है, उसका 50% रेवेन्यू एक्चुअली में AVOD मॉडल से आता है, SVOD मॉडल से करीब 40% आता है। लेकिन अगर पर यूजर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसे SVOD मॉडल से ही कमाए जा सकते हैं। तीसरा मॉडल है TVOD, यानी ट्रांजैक्शन वीडियो ऑन डिमांड। इसे पे पर व्यू कहा जाता है। अगर आपको कुछ देखना है तो उसके लिए आपको फिक्स्ड फीस पे करनी पड़ती है। iTunes, रिलायंस का जो बिग फ्लिक्स का मैंने एग्जांपल बताया था आपको, और Amazon प्राइम वीडियो पर कुछ फिल्में इसी मॉडल के जरिए दिखाई जाती हैं। सलमान खान की एक फिल्म आई थी राधे करके पिछले साल ZEE5 पर, उसने भी इस मॉडल का इस्तेमाल किया। ये बेसिकली वैसा ही हो गया कि अगर सिनेमा हॉल में आप पिक्चर देखने जाते हो, उसके लिए कुछ पे करते हो। यहाँ पर अब घर बैठे बैठे अगर आपको कोई स्पेसिफिक पिक्चर देखनी है, उसके लिए आप अलग से पे करो। ये भगवान क्या जुल्म है। और चौथा मॉडल है यहाँ पर हाइब्रिड मॉडल, जहां पर इन तीनों मॉडल के अलग अलग परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे कॉमन है AVOD और SVOD को कंबाइन कर देना, जहां पर फ्री कंटेंट भी है और आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अगर आपको एड्स हटानी है तो। YouTube इसका बढ़िया एग्जांपल है। फ्री है YouTube पर देखना, एड्स आएंगी, लेकिन अगर एड्स हटानी है तो आप सब्सक्रिप्शन पे करो YouTube प्रीमियम के जरिए। हॉटस्टार और MX प्लेयर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और नेटफ्लिक्स अभी तक SVOD पर चल रहा था, लेकिन अब बात करी जा रही है कि नेटफ्लिक्स भी अपना एक एड वाला मॉडल लेकर आएगा। दूसरा एक कॉम्बिनेशन हो गया SVOD प्लस TVOD, जहां पर सब्सक्राइबर्स को एक मंथली फीस पे करनी पड़ती है, लेकिन अगर कोई बड़ी फिल्म आ रही है तो उसके लिए एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है। ZEE5 कई बार ये करता है और Amazon प्राइम वीडियो भी करता है। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो 2 ही जरिए हैं प्लेटफॉर्म्स के पास पैसे कमाने के। एक है एडवर्टाइजर्स के जरिए और दूसरा है लोगों के जरिए, जब लोग सब्सक्रिप्शन फीस पे करेंगे। लेकिन सब्सक्रिप्शंस के लिए एक अच्छी कंटेंट लाइब्रेरी होनी बहुत जरूरी है। यही कारण है कि बहुत से प्लेटफॉर्म्स खुद की ओरिजिनल फिल्में बनाना चाहते हैं, ओरिजिनल टीवी शोज बनाना चाहते हैं। अब OTT प्लेटफॉर्म्स का ये बिजनेस मॉडल बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा है। कौन सी फिल्मों को खरीदने में पैसा खर्च किया जाए, कौन सी फिल्मों को बनाने में पैसा खर्च किया जाए, और उसके बदले कितने लोग हमारे प्लेटफॉर्म को एक्चुअली में सब्सक्राइब करेंगे, ये डायरेक्ट रिलेशन बताना बड़ा मुश्किल है। पता नहीं कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, किस फिल्म के बेसिस पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे प्लेटफॉर्म पर। तो इन प्लेटफॉर्म्स को काफी रिस्क लेना पड़ता है, पहले से पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं कि कोई बड़े एक्टर की फिल्म आने लग रही है तो इसको हम पहले से ही पैसे देकर खरीद लेते हैं। चांस काफी हाई है कि ये फिल्म चलेगी, हमारे पास ज्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे इसकी वजह से। यही कारण है कि कुछ एक्टर्स की फिल्मों के लिए ये OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत पैसा देने को तैयार रहते हैं, जैसे कि कमल हसन की 2022 की फिल्म विक्रम। जिसने रिलीज होने से पहले ही 250 करोड़ रुपए कमा लिए थे OTT और सैटेलाइट राइट्स से। या फिर शाहरुख खान की जो आने वाली फिल्म है जवान, इसका बजट 200 करोड़ रुपए का है, लेकिन कहा जाता है कि 120 करोड़ रुपए की डील ऑलरेडी नेटफ्लिक्स के साथ की जा चुकी है।
शुरुआती दिनों में OTT प्लेटफॉर्म्स ने ऐसे ही कई बारी प्रीमियम प्राइजेस पे किए अपनी कंटेंट लाइब्रेरी को बड़ा बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, ताकि सब्सक्राइबर्स के लिए वो आकर्षित लगे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि शायद इतने ज्यादा पैसे जो हम पे कर रहे हैं इन फिल्मों को खरीदने के लिए, उसका रिटर्न हमें मिल नहीं रहा है। ऊपर से पैंडेमिक के बाद जब सिनेमा हॉल्स दोबारा से खुले और फिल्में सिनेमा हॉल्स में लगने लगी, तब दिखा OTT प्लेटफॉर्म्स को कि कैसे बड़े बड़े एक्टर्स की भी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। जैसे कि अक्षय कुमार की 3 से 4 फिल्में हाल ही में बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इवन दो वो एक बड़े एक्टर हैं, उनका बड़ा नाम है, तो OTT प्लेटफॉर्म्स ने रियलाइज किया कि शायद से ये सही आइडिया नहीं है इतना ज्यादा पे करना इन फिल्मों के लिए। इसलिए आज के दिन ज्यादातर OTT प्लेटफॉर्म्स कहते हैं कि अपनी फिल्मों को पहले सिनेमा हॉल में रिलीज करो और बाद में हम उसे खरीदेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाने के लिए, ये जज करके कि वो फिल्म कितनी सक्सेसफुल हुई सिनेमा हॉल में, कितनी नहीं हुई। ऐसा करने से OTT प्लेटफॉर्म्स को मार्केटिंग पे भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अगर कोई फिल्म सिर्फ OTT पर दिखाई जाती तो उसकी मार्केटिंग की स्पेंडिंग का ख्याल नेटफ्लिक्स और इन प्लेटफॉर्म्स को रखना पड़ता। एक फिल्म को मार्केटिंग करने की कॉस्ट वैसे आमतौर पर 3 से 4 करोड़ रुपए आसानी से आ जाती है। अब यही रीजन है कि फिल्म इंडस्ट्री इंडिया में पूरी तरीके से उलट पुलट हो चुकी है। स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2019 में इंडिया में एक एवरेज PVR की मूवी की टिकट का प्राइस था 207 रुपए, और यहाँ पर बाकी एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं किए जा रहे हैं, जो पॉपकॉर्न खरीदने का प्राइस आएगा या फिर सिनेमा हॉल तक जाने का कॉस्ट पड़ेगी, उस सबको हटा दो। सिर्फ फिल्म देखने का सिनेमा हॉल में कॉस्ट पड़ रही है 207 रुपए, और OTT प्लेटफॉर्म्स आपको पूरी कंटेंट लाइब्रेरी का एक्सेस दे रहे हैं 1 महीने के लिए, इससे आधी कॉस्ट में ज्यादातर जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। शुरुआत में इन्होंने बहुत से पैसे स्पेंड करके अपने लिए एक अच्छी कंटेंट लाइब्रेरी बना ली जिससे लोग आकर्षित हो इन प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करने पर, और अब इन्हें इतने पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं उन नई फिल्मों को खरीदने के लिए। फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये काफी प्रॉब्लमैटिक चीज है, स्पेशली वो लोग जो रिलाई करते थे सिनेमा हॉल से पैसे कमाने पर। यह बात सच है कि कुछ लोग अभी भी सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चर देखना प्रेफर करते हैं, स्पेशली अगर कोई बड़े बजट की फिल्म है जिसमें बहुत सारा VFX का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन छोटी मोटी जो फिल्में होती थी जिन्हें पहले लोग आराम से देखते थे सिनेमा हॉल्स में जाकर, उन्हें अब बहुत कम देखा जाने लग रहा है सिनेमा हॉल्स में। कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए अपना बिजनेस चलाना और भी ज्यादा आसान है, जैसे कि Amazon प्राइम वीडियो के लिए, क्योंकि Amazon ने कहा है उसका कोई इंटेंशन ही नहीं है प्राइम वीडियो से प्रॉफिट कमाने का, वो तो बस एक बोनस सर्विस है जो Amazon के इकोसिस्टम में दी जाती है। Because it's the Prime membership program, from a business point of view, we also like the business results because it drives people to join Prime, and then once they've joined Prime, they enjoy the fast free shipping, so they also buy a lot of products from us. So it's a vehicle to make fantastic content, and from a business point of view, it works for us as well. मेन पॉइंट है कि लोग प्राइम का सब्सक्रिप्शन लें ताकि जो डिलीवरीज करी जा रही हैं, आप Amazon से जो सामान खरीद रहे हो वहां से वो पैसे कमाएं। प्राइम वीडियो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको फ्री में मिलने लग रहा है उससे तो आप एंजॉय करो, इन्हें प्रॉफिट कमाने की भी जरूरत नहीं वहां से। आने वाले कुछ साल OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। डेलॉइट की एक फरवरी 2022 की रिपोर्ट है ऑल अबाउट स्क्रीन्स नाम से। इन्होंने एस्टिमेट किया कि हर साल OTT मार्केट में 20% ग्रोथ देखने को मिलेगी और अगले दशक में 1.2 लाख करोड़ इनकी वैल्यूएशन हो जाएगी। स्टैटिस्टा ने एस्टिमेट किया है कि आज के दिन इंडिया में 39.7 करोड़ OTT यूजर्स हैं, 397 मिलियन, और हॉटस्टार एक्चुअली में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड और सबसे ज्यादा वॉच्ड OTT सर्विस है। इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा खर्चे की बात करें तो एस्टिमेट किया गया है OTT प्लेटफॉर्म्स ने लास्ट ईयर $665 मिलियन इन्वेस्ट किए थे फिल्मों को खरीदने में और अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाने में। सबसे ज्यादा पैसे इसमें से डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने ही स्पेंड किए थे, $380 मिलियन। डेलॉइट की सेम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर जो पेइंग कस्टमर है OTT के लिए उसने 2.4 सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं ऑन एवरेज, और स्टैटिस्टा के अकॉर्डिंग जो एवरेज रेवेन्यू पर OTT यूजर कमाया जा रहा है 2022 में ये 520 रुपीस के आसपास है। ये एवरेज SVOD बिजनेस मॉडल के लिए कहीं ज्यादा है, 1295 रुपीस पर यूजर कमाया जाता है ऑन एवरेज एक आदमी से जो सब्सक्राइब करता है, और AVOD मॉडल से ये 228 रुपीस है और TVOD मॉडल से 196 रुपीस है। इवन दो पर यूजर AVOD मॉडल से कम रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन डेलॉइट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग AVOD मॉडल ज्यादा इन टोटल रेवेन्यू जनरेट करता है। अनफॉर्चुनेटली इससे ज्यादा डिटेल में हमारे पास नंबर्स अवेलेबल नहीं है। जो भी मैंने आपको ये डेटा बताया ये इन जनरल सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए है। अगर हम ब्रेकडाउन देखें तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स कोई ब्रेकडाउन ज़्यादा देते नहीं है,
कि किस फिल्म पर इनको सबसे ज्यादा व्यूज मिले, किस टीवी शो से इन्होंने सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स कमाए, लेकिन बस दूर से देखकर ये चीजें एस्टिमेट जरूर करी जा सकती है। जैसे कि नेटफ्लिक्स का अगर कहना है कि स्क्विड गेम उनके लिए दुनिया भर में सबसे पॉपुलर टीवी शो रहा, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्क्विड गेम की वजह से सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स नेटफ्लिक्स को मिले। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया। अब यहाँ पर बिजनेस मॉडल ऑफ बॉलीवुड समझ सकते हो कि फिल्म इंडस्ट्री अपने बल पर कैसे पैसे कमाती है और सिनेमा हॉल्स के साथ कैसे इनकी डील चलती है पैसे कमाने की। यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।